Assalamu alaikum dear students. As you know myself Haidar Ali. We are discussing ninth chemistry first chapter. Today we will discuss a molecular formula and empirical formula को empirical formula को तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम अपना molecular formula इसका यानी कि फार्मूला जो है ये क्या चीज होती है। इन जनरल बात करें तो फार्मूला मींस a rule, a order of composition, a way by which a composition by which a thing is formed। उसके बाद रेसिपी जिसको हम कह सकते हैं इसको यानी कि सारे के सारे फार्मूला के मीनिंग बनते हैं यानी कि कोई कायदा कोई ज़ाब्ता कोई कानून कोई प्रिंसिपल कोई आर्डर ये सारे का सारा फार्मूला ही बोलते हैं, इसको फार्मूला बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जनरल बात करूं यानी कि अगर मैंने इसको रेसिपी भी कहा यानी कि दो तरह की यानी कि हमारे पास होती हैं रेसिपी को भी देखें यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम हम किसी से पूछते हैं यानी कि जो कि कुक हो या शेफ हो वो हमें कहता है कि भाई अगर आप कोई चीज इतनी बनाना चाह रहे हैं तो उसके हिसाब से इतनी रेशो से वो चीज डाल दें, ठीक है। एक वो चीज हो गई, एक वो खुद बना के देता है यानी कि इसके अंदर दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। अगर तो अपने तजर्बात की बिना के ऊपर अपने एक्सपीरियंस की बिना के ऊपर वो आपको बताता है कि इसके अंदर ये चीज है या ये चीज है वो इतनी इतनी रेशो के हिसाब से डालेंगे तो हम उसे बोलेंगे बाय एक्सपीरियंस इट इज एम्पिरिकल, ठीक। और इसी तरह अगर वो कोई एक चीज को पूरी मुकम्मल तरह से बिल्कुल जो जो उसके अंदर जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन सबको पूरा करता है तो वो चीज हमारे पास कोई ना कोई चीज बन जाती है, प्रोडक्ट बन जाती है, ठीक है। उसके लिए जो पूरी की पूरी कोई कायदा होता है बनाने का उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर वो उनके दरमियान में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उनके दरमियान में सिर्फ और सिर्फ एक रेशो के साथ तो बता दें हमें उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला यानी कि एक कायदा हमें दे देता है कि उसके जरिए से हमें एक ऑर्डर दे देता है कि इस चीज को इस तरह से बनाएंगे। तो ये हो गया, हमें फार्मूले का भी पता चल गया फार्मूला क्या होता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर क्या होता है। तो हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि कोई चीज यानी कि जब हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं वो दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है वो हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी कंपोजिशन के बारे में बताता है यानी कि इसके अंदर ये और ये चीजें हो सकती हैं। इसी तरह जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो उनके दरमियान में रेशो भी बता देता है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी चीज का एनालिसिस करें तो उसके जरिए से या कोई एक्सपेरिमेंट करें जहां हमें किसी यानी प्रैक्टिकल परफॉर्म करें उसके अंदर से हमें जो वैल्यू मिलती है वो एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू मिलती है, उसके जरिए से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो एम्पिरिकल फार्मूला वो ऐसा फार्मूला होता है द फार्मूला व्हिच शोज या एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। यानी कि जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स जो हैं उनकी रेशियो कितनी और कितनी हो सकती है एक दूसरे के साथ, तो उस वो वाला यानी एक एक्सप्रेस करता है इस फार्मूला करता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्पीशी है हम उसको एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं यानी कि कार्बन के और हाइड्रोजन है। तो जब इसको हम करते हैं कि हम देखते हैं वो बताता है कि इनके अंदर जो रेशियो है वो एक एक की रेशियो है यानी कि इसके अंदर जितने कार्बन होंगे उतने ही हाइड्रोजन होंगे, एक और एक की रेशियो है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अब यानी कि उसके अंदर कितने कितने कंपाउंड्स जो हैं कितनी कितनी उसकी जरूरत होगी यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कह देता हूं हमारे पास एक बेंजीन है C6H6 है यानी कि इसके अंदर उसने क्या किया कि जो वाली रेशियो है ये वाली उसने उसका एग्जैक्ट नंबर बता दिया। जो एग्जैक्ट नंबर का ऐसा फार्मूला द फार्मूला व्हिच एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। यानी कि हमारे पास एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है उसके अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उस चीज को बोलते हैं भाई ये वो वाला फार्मूला जो है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे हमने यानी कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन हो गई एम्पिरिकल फार्मूला की भी हो गई यानी कि ऐसा फार्मूला या ऐसा एक कायदा एक ऐसा रूल जिसके जरिए से वो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर उनकी एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स यानी कि जितने भी नंबर्स हैं यानी कि एटम्स जो हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर उनकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो बताएं, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो जस्ट उनके दरमियान में रेशियो को एक्सप्लेन करे उसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल को उसमें देखते हैं C6H12O6, ठीक है। इसी तरह हम C2
H4 ले लेते हैं, उसके बाद C4 H8 ले लेते हैं। तो इसके अंदर हम देखें तो हम इसका यानी कि फाइंड करना चाहते हैं, ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि ये हमारे पास ग्लूकोज है, ये हमारे पास इसको हम बोलते हैं इथीन बोलते हैं, इसको ब्यूटीन बोलते हैं, इथीन और ब्यूटीन। अब इनके अंदर से हमने यानी कि इसकी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करनी है कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी कितनी रेशो है इनके अंदर। अब देखिए कार्बन के कितने रेशो है, इसके अंदर कार्बन के 2 एटम है और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। तो अब अगर हम इनकी सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करें तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दें और इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो इनके दरमियान में रेशो कितनी है, 1:2, यानी कि कार्बन के एक एटम के मुकाबले में हाइड्रोजन के 2 एटम आएंगे। ये क्या चीज है भाई, अगर हम इसको फिल करते हैं कार्बन और H2, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथीन। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर से हम इसकी रेशो लिख लेते हैं 6। तो इसी तरह मैं इसके जो सबसे छोटी वैल्यू 6 आ रही है इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब CaH2 और O एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ इसका एम्पिरिकल फार्मूला किस चीज का, ग्लूकोज का। इसी तरह अगर हम इसको देख लेते हैं तो ये हमारे पास 4:8, तो अगर हम इसको भी फाइंड करें रेशो तो हमारे पास ये 1:2 आएगा, सॉरी। ठीक है, यानी कि इससे हमें पता लगा कि जो सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट रेशो उनके बारे में बताए वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है, और जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इस चीज को शो करे या एक्सप्रेस करे उसका हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा, अब तक यहाँ तक तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला का भी कांसेप्ट क्लियर हुआ और मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी, उसकी हमने कुछ एग्जांपल को भी देखा। अच्छा, अब हमने ये देखेंगे क्या एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट एलिमेंट्स पे डिफरेंट मॉलिक्यूल का या कंपाउंड्स का सेम हो सकता है। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल सेम हो सकता है। वो कैसे, देखिए भी हमारे पास इथीन है। ठीक है, इथीन का हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड किया, वो क्या है, CH2। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ब्यूटीन था, तो ब्यूटीन का हमने पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा, उसकी रेशो फाइंड की, तो ये भी हमारे पास क्या है, CH2। यानी कि जब हमारे पास दो यानी कि 2 या 2 से ज्यादा जो हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी सेम नहीं होगा उनका। यानी कि हमारे पास ये इथीन है और ये ब्यूटीन है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन इनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है, जिसके साथ में इसके एग्जांपल ले लेता हूं, CH3COOH, यानी कि इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इसके अंदर मैंने कार्बन के कितने कंपाउंड है, 2 हैं, उसके बाद हाइड्रोजन 3 और 1 4, और उसके बाद ऑक्सीजन के 2 हैं। ठीक है, इसके अंदर इनकी रेशो लिखे हैं 2:4:2, तो इसकी हम सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करें 1:2:1, ये हमारे पास क्या आ गया, CH2O। यानी कि ये CH2O एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फार्मूला और यही यानी कि ये वाला जो है H2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये है और इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला ये है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है दोनों के दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट एलिमेंट या मॉलिक्यूल जो हैं या कंपाउंड हैं उनके एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं लेकिन उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कभी भी सेम नहीं होंगे। ये कैसे नहीं होंगे? अच्छा, अब हमने देखना है कि इनके दरमियान में यानी कि या तो तुमने ये देख लिया, देखना ये है कि इनके दरमियान में एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप करते हैं। तो अब अच्छा भाई, अब हम देखते हैं इन कंपाउंड्स को। मैंने इनके इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, ये बेंजीन का है, ये ग्लूकोज का है, ये इथीन का है, सॉरी ये हमारे पास प्रोपीन है, C3H6 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपीन का फार्मूला है। तो अगर मैं C2H6 लिखता हूँ, ये हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इथेन, ये प्रोपीन, ये हमारे पास इथीन, उसकी तरह ये हमारे पास ग्लूकोज, ये हमारे पास बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे पास इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। अगर इनके मैंने यानी कि सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करूं यानी कि 6:6,
तो इनकी रेशो 1:1 आई, यानी कि इनका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ फिर CH। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको फाइंड करता हूँ 6:12:6, तो इनकी 1:2:1। तो इसी तरह अगर मैं इनके दरम्यान में फाइंड करता हूँ 2:4:1:2, इसी तरह इनके दरम्यान में फाइंड करते हैं तो C3H6 3:6:1:2, इसी तरह 2:6:1:3। अगर मैं इनके एम्पिरिकल फार्मूलाज बनाऊं तो ये हमारे पास क्या आ गया CH2O, इसी तरह 2 1:2 है तो CH2, ये हमारे पास CH2, इस तरह ये हमारे पास CH3 है। अब देखें कि हमारे पास इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आ रहे हैं, ये क्या है, ये एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं। अब हमने देखना है कि इनका और इनका दरमियान में रिलेशन क्या है। फिर देखें, अगर मैं इसी चीज को यानी कि बेंजीन को बनाने के लिए यहाँ पे 1 है, यानी कि C1H1, यानी कि इसको मैं यानी कि बेंजीन दोबारा C6H6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इसी तरह सेम इस तरह मैं इसको यही बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, उसी तरह यही यानी कि ग्लूकोज बनाने के लिए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, हमारे पास इथीन है, तो इथीन का CH2 फार्मूला है, तो हमारे पास C2 चाहिए यहाँ पे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर देखें तो हमारे पास 1:3 आ रही है, तो मैं यहाँ पे 2 चाहिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यानी कि इनके दरम्यान में रिलेशन क्या है कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसको मैं F लिख लेता हूँ। ये क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, कोई नंबर आ रहा है n यानी कि 6 ये भी 2 3 और 2। ठीक है, ये कोई नंबर्स आ रहे हैं, और ये नंबर याद रखें कोई ना कोई होल नंबर होगा, कोई डेसिमल नंबर नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ कि इनके दरम्यान 1:2 है, तो इसको मैं 2 पे और डिवाइड कर देता हूँ, 2:1 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0.5 और ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0.5। यानी कि इस तरह का नंबर जो है ये कभी भी नहीं आएगा, ये रॉन्ग होगा। हमेशा क्या होगा, कोई होल नंबर आएगा, इट इज नॉट इन डेसिमल नंबर। तो इसी तरह हमारे पास कोई n है, और ये कभी जीरो भी नहीं होगा, ये ना ही डेसिमल में आएगा और ना ही जीरो में आएगा, क्योंकि जब जीरो आएगा, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उसको भी केमिकल में कहते हैं जीरो जीरो के एटम आएंगे, तो ये कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये ना तो जीरो आएगा, ना ही ये यानी कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स आएंगे। n इनटू, तो इधर हमारे पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एम्पिरिकल फार्मूलास, इसको मैं E और F लिख देता हूं। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान में जो रिलेशन है वो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो इक्वल होता है n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि उनके दरमियान में सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है, उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि हमारे पास फिर n जो है वो क्या होगा, n = 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है जो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने की मदद दे सकता है। अगर हमें एम्पिरिकल और हम n कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला भी मौजूद है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मौजूद है, उसके अंदर से हम देखने का सिंपलेस्ट रेशियो कितनी आ रही है, तो इसको फाइंड करने का क्या होगा, रिलेशन n = मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि यही एम्पिरिकल फार्मूला इधर आकर इसको डिवाइड कर देगा। इससे हम n के फाइंड कर सकते हैं n की रेशियो, यानी उनके दरमियान में रेशियो कितनी सिंपलेस्ट रेशियो आ रही है। यानी कि अगर मैं इसी को ले देता हूं, तो इधर हमारे पास कितने थी 6:6, इधर हमारे पास 1:1 है एम्पिरिकल फार्मूला की, तो इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो कितना आया, n की वैल्यू n = 6, यानी कि इनके दरमियान में सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो 6 की है। ठीक है, अगर यही तो ये तो हमने देख लिया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान में क्या रिलेशन है, तो क्या हम ये भी बता सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं जब, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल वेट वो भी इससे अफेक्ट होता है? जी हाँ, वो भी बिल्कुल होता है, और वो किस रेशियो के साथ अफेक्ट होता है, वो भी सेम इसी रेशियो के साथ अफेक्ट होता है, तो हम उसको भी देखते हैं। देखिए अब हमारे पास एक बेंजीन है, एक हमारे पास ग्लूकोज है, तो इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H यानी कि C मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6, एम्पिरिकल फार्मूला CH है। ठीक है, तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है, ये इक्वल होता है n *
यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम इनके दरमियान की रेशियो हमें पता है कितनी है अभी, इसका अगर हम सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन कितने यानी कि कार्बन के 6 हैं, तो इसका एटॉमिक मास जो होता है, जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो कितना आएगा, कार्बन का वो 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हम इसके तरीके से फाइंड करें तो हमारे पास ये क्या आया, 6 कार्बन के एटम, 12 इसका एटॉमिक मास प्लस 6 इनटू ठीक है 1, तो ये हमारे पास 72 प्लस 6 आ जाएगा, इन दोनों को जमा करें तो 78। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया। देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उसकी अगर फार्मूला हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हमारे पास कितना है 78 AMU। अगर यही मैं एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालता हूं तो वही निकालता हूं, हमारे पास 12 प्लस 1 कितना आया 13 इनटू n, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी n के दरमियान में आप n फाइंड करते हैं तो n कितना है, तो ये 6 n को हम फाइंड करना चाहूँ, n 6 है और ये 1 हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया, तो इसका मतलब ये n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 6 इनटू 30, तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 78 AMU। अच्छा, अब हमने यहाँ से नतीजा ये निकाला कि अगर हमारे पास यानी कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसी का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास जो है उसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला का एम्पिरिकल वेट निकालते हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है या एम्पिरिकल फार्मूला वेट है, जो इनके वेट होते हैं मास होते हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, यानी कि उनके अंदर भी कमी या चेंजिंग आती है, और वो किस तरह किस रेशियो के साथ आती है, उसी रेशियो के साथ आती हैं जो उनके अंदर सिंपलेस्ट रेशियो पाई जाती है। यानी कि हमारे पास हमने बेंजीन को देखा तो इसका यानी कि हमने फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकाला 78 AMU। इसी तरह हमने इसका निकाला तो हमारे पास 13 आया, तो इनके दरमियान में सिंपलेस्ट रेशियो निकाली तो 6 और फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 78 AMU 78 AMU। ठीक है, इसका मतलब कि इनके दरमियान के जो वेट हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, और उसको अगर हम इनके इसी नतीजे से हम अगर फाइंड करें कि इनका n की वैल्यू इनके वेट से कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि हमें एम्पिरिकल फार्मूला जो है या कंपाउंड जो है मॉलिक्यूल जो है उसका भी हमें मास गिवन हो, और हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उसका भी मास यानी उसके मॉलिक्यूल का भी मास गिवन हो, तो हम उसके इन दोनों के जरिए से n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उनके दरमियान में सिंपल रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे, कि हम ये हमारे पास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इसी तरह n इनटू एम्पिरिकल वेट, तो यहां अगर हम n इधर रखें और इधर आगे इसको डिवाइड कर देगा ओवर, ठीक है, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है 78, तो इसी तरह हमारे पास एम्पिरिकल वेट कितना आया था बेंजीन के का 13, तो इसको 13 इज इक्वल टू है, यानी कि इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 इज इक्वल टू है, यानी कि हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि इनके जो मास इफेक्ट होते हैं यानी कि वो भी उसी रेशियो के साथ इफेक्ट होते हैं, यानी कि जितने उनके दरमियान में सिंपल रेशियो है उसी दौरान जब हम उसका मॉलिक्यूलर का एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे उनके दरमियान में जब चेंजिंग आएगी वेट के अंदर वो भी उसी रेशियो के हिसाब से आएगी, और हम मॉलिक्यूलर वेट और एम्पिरिकल वेट से उनके दरमियान में रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह हम ग्लूकोज की भी फाइंड करते हैं, तो हमारे पास कार्बन का 12, तो इसके 6 एटम होते हैं, इसी तरह हाइड्रोजन का, इस तरह हमारे पास इसका एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का वो 16 होता है, तो 16 के कितने 6 हैं, अगर हम इसको करें तो 12 6 72 आएगा, ये 12 और प्लस 16 6 अगर हम इनको जमा करें तो हमारे पास ये कितना आ गया भाई, ये 12 को इसके अंदर 178 और इसके अंदर यानी कि 108 प्लस 72 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि इसका मैं फाइंड करता हूं एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने फाइंड किया था CH2O, तो इसका हम फाइंड करें 12 प्लस 2 एटम है इसके, तो प्लस 8, तो यानी कि कितना है हमारे पास, सॉरी 16 है, 16 होता है हमारे पास, 12 2 14 प्लस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास जमा करेंगे तो 30 AMU आएगा इसका एम्पिरिकल वेट।
तो इसको मैं यानी कि 180 चाहता हूँ, यानी कि इसी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इनके दरमियान में रेशो फाइंड करूंगा उसी तरह से, ठीक है। इनके दरमियान में रेशो कितनी आ रही है, तो हमारे पास कितना था 1 2 रेशो यानी कि 6, ये रेशो थी 6 12 और 6 रेशो नीचे 1 रेशो 2 रेशो 1, ठीक है। तो ये कितना आया 6 आंसर आया इसका। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान में जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी 6 होगी। जब 6 होगी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 के साथ, ये 180। अब हमने यानी कि एक और एग्जांपल से फाइंड किया कि इनके भाई मॉलिक्यूलर वेट, जो एम्पिरिकल वेट है, जब मॉलिक्यूलर वेट से फार्मूला का वेट निकालें और उसी से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड्स का वेट निकालें, तो भाई वो भी उसका इफेक्ट होता है। और किस रेशियो से इफेक्ट होता है, उसी रेशियो से इफेक्ट होता है जो इनके दरमियान में सिंपलेस्ट कोई ना कोई कॉमन नंबर होता है, ठीक है। अगर हम इसी से हम फाइंड करना चाहें n की वैल्यू यानी कि इनके वेट से, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसा किसी फार्मूला के तहत, यानी कि यहाँ पे मैं वैल्यू लगाता हूँ। हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 और हमारे पास एम्पिरिकल वेट कितना है 30। जब यानी कि ये हमारे पास है, इनको डिवाइड करता हूँ 6 आता है, तो यही रेशियो नहीं आ रही इनके दरमियान में। अब हमने इसके अंदर देखा कि किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट होते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों सेम भी हो सकते हैं या नहीं सेम हो सकते, हम उसको भी देखते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं, फिलहाल हम इसी को डिस्कस करते हैं। अब भाई देखिए इनके दरमियान में रेशियो कितनी है 1:2 रेशियो है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड ही है। और इसी तरह अगर हम देखें कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला वो भी यही है, क्योंकि इनके दरमियान में रेशियो 1:2 है, CO2। इसी तरह हम सिलिकॉन देखते हैं, इनके दरमियान में रेशियो कितनी है 1:2, तो ये भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा 2:1, तो Na N2O सॉरी H2, इसके दरमियान में 2:1 है, तो ये हमारे पास H2O। तो हमने देखा कि भाई इसके अंदर यानी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ही एम्पिरिकल फार्मूला है, यानी कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो है, उनके एम्पिरिकल फार्मूला भी वही है। तो हम ये नहीं कह सकते भाई इनका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और होगा, यानी कि इनके दरमियान में सिंपल रेशियो नहीं आ रही, सिंपल रेशियो आ रही है। हमने लिखा था n1 भी हो सकता है, तो यही वही 1 है कि इनके दरमियान में कॉमन रेशियो 1 की आ रही है, ठीक है। तो हमने इसे क्या फाइंड किया, यहाँ से ये नतीजा हासिल किया कि हम यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला एक सेम कंपाउंड का सेम भी हो सकता है। तो आई रियली होप you will understand it. If you have any confusion, misunderstanding or any question, please share with us in a comment box. I will reply as soon as possible. Allah Hafiz.